बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी न्यू बुक चैप्टर नंबर 1 आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान, उसका पार्ट 14 करने जा रहे हैं। पार्ट 14 और इसके अंदर हमारे पास कौन सा टॉपिक है? इसमें हमारे पास टॉपिक है, पेज नंबर 9 से शुरू हो रहा है। मेन हेडिंग है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ अल्लामा इकबाल एंड कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। इसके अंदर पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन इसका देख चुके, पार्ट 2 के अंदर स्टेटमेंट्स ऑफ अल्लामा इकबाल देख चुके, पार्ट 3 और फाइनल पार्ट जो है इसमें स्टेटमेंट्स ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इनको हम देखने जा रहे हैं। तो ओवरऑल हमारा इस चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 14 है और इस टॉपिक का पार्ट 3 है। और क्या नाम है इस पार्ट 3 का और फाइनल पार्ट का? स्टेटमेंट्स ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। स्टेटमेंट्स ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, यानी कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बयानात किसके बारे में? आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के बारे में। मतलब पाकिस्तान, आइडियोलॉजी वर्ड जब भी आए आप समझ जाइए आसान लफ्ज़ों में, पाकिस्तान बनाने की सोच कि हम पाकिस्तान क्यों बना रहे हैं, हमने ऐसा क्यों सोचा पाकिस्तान बनाने का। तो कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। आगे बढ़ने से पहले फिर वही आपको रिमाइंड करा दूं, अगर आपके हाथ में ये बुक नहीं है तो ये लेक्चर आपके लिए बेकार है, ये वीडियो बेकार है, या आपके पास इसका PDF नहीं खुला हुआ, ठीक है। दूसरी बात, आपके पास रजिस्टर नहीं है, आप लेक्चर नोट नहीं कर रहे, तब भी ये लेक्चर आपके लिए बेकार है। और तीसरी अहम तरीन बात, पिछली वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी पूरी तरतीब से, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो भी ये वीडियो आपको इतना फ़ायदा नहीं देगी, ठीक है। आपको समझ ही नहीं आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। बहरहाल आगे चलते हैं, पहले रीडिंग कर लूँ, वर्ड टू वर्ड बता दूँ। देखें ज़रा, मैं पढ़ रहा हूँ। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज वेरी एंक्शियस अबाउट द फ्यूचर ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज वेरी एंक्शियस, एंक्शियस मतलब परेशान थे, फिक्रमंद थे। अबाउट द फ्यूचर ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बर्रे सग़ीर के मुसलमानों के मुस्तकबिल के बारे में। अबाउट मतलब बारे में, फ्यूचर मतलब मुस्तकबिल, मुस्लिम्स मुसलमान ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बर्रे सग़ीर के। He reorganized and vitalized the Muslim League and brought all Muslims under its banner। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ, हिस्ट्री में एक वक्त ऐसा आया था, कायदे आज़म मायूस हो गए थे थोड़े से, जो है ना, हालांकि बड़े मजबूत इंसान हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप पब्लिक जो है उनका साथ नहीं देगी तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मुस्लिम लीग जो है, जो पॉलिटिकल पार्टी थी मुसलमानों की इंडिया में, तो वो जो है उसमें मुसलमान जो थे, मुस्लिम्स जो थे, वो सही तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। एक वक्त ऐसा भी आया था, तो थोड़े मायूस हो गए थे और हिंदुस्तान से इंग्लैंड चले गए थे, बरतानिया। अल्लामा इकबाल थे ये, जो उनके पास गए और कायदे आज़म को बोला कि आप मायूस ना हो, आप वापस आएँ और मुस्लिम लीग की बागडोर अपने हाथ में लें। ये बताता चलूँ आपको, मुस्लिम लीग ऑब्वियस सी बात है पॉलिटिकल पार्टी है, तो जैसे हमारी पॉलिटिकल पार्टी के इतने सारे कायद हैं, तो उस वक्त भी एक पॉलिटिकल पार्टी थी तो उनके भी कायद होते थे। तो मुस्लिम लीग के भी कायद थे, एक के बाद दूसरे, तीसरे, चौथे, सदर, जिनको सदर कहा जाता था, प्रेसिडेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। तो बहरहाल अल्लामा इकबाल ने कहा कि भाई वापस आ जाइए और जो है मुस्लिम लीग की सदारत संभालिए और मुस्लिम लीग को जो है वो तैयार कीजिए आप। तो फिर कायदे आज़म वापस आए दोबारा इंडिया, और उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, इसीलिए यहाँ पर ये सेंटेंस लिखा हुआ, ही रीऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है मुनज़्ज़म करना, तंजीम करना, इंतज़ाम करना। रीऑर्गेनाइज का मतलब होता है दोबारा से इंतज़ाम करना, दोबारा से मुनज़्ज़म करना। समझ में आ गई बात? री का मतलब अगेन, तो पहले से ऑर्गेनाइज थी, मज़ीद उसको ऑर्गेनाइज किया, रीऑर्गेनाइज, दोबारा मुनज़्ज़म किया। एंड वाइटलाइज, वाइटलाइज वर्ड निकला है वाइटल से, वाइटल का मतलब होता है लाइफ, जिंदगी। तो यहां से ये क्या सेंस बन रहा है? वाइटलाइज मतलब ये है कि उसमें जिंदगी डाल दी,
किसी चीज़ के अंदर ज़िंदगी आ जाती है तो क्या होता है भाई, वो एनर्जेटिक हो जाती है, पावरफुल हो जाती है, ताकत आ जाती है उसके अंदर, यही होता है ना। तो वाइटलाइज उन्होंने किया, किन्होंने, द मुस्लिम लीग को कायदे आज़म ने। एंड ब्रॉट, ये ब्रॉट वर्ड निकला है ब्रिंग से, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ब्रॉट लेके आए, ऑल मुस्लिम्स अंडर इट्स बैनर, और जितने मुसलमान थे बर्रे सगीर में, इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर, उन सबको इसके बैनर के नीचे लेके आए। किसके? मुस्लिम लीग के बैनर के नीचे लेके आए। बोला भाई मुस्लिम लीग को ज्वाइन करो, इधर उधर बिखरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा मैं आपको ये बता दूं, मुस्लिम लीग वाहिद जमात नहीं थी पॉलिटिकल मुस्लिम पार्टी, ठीक है, और भी दूसरी पार्टीज़ थी, कांग्रेस भी थी, इसके अलावा और बहुत सारी पार्टीज़ थी। जैसे आज देखें कितनी सारी पार्टीज़ हैं। तो उस वक्त मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात सिर्फ मुस्लिम लीग नहीं थी, ये बता दूं आपको। बड़ी साजिशें चल रही थी, ठीक है, और काफ़ी मुसलमान ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी अपनी अलग पार्टियां बनाई हुई थी, मुस्लिम के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, ठीक है। तो कायदे आज़म ने कहा कि भाई ये जो आप दूसरी पार्टीज़ को ज्वाइन कर रहे हैं इसका फ़ायदा नहीं है, ये लोग अपने मकासद के लिए काम कर रहे हैं, आप मुस्लिम लीग को ज्वाइन करें मुसलमानों का। तो इसीलिए कहा है ब्रॉट ऑल मुस्लिम्स, लेके आ गए सारे मुस्लिम्स को, अंडर इट्स बैनर, मुस्लिम लीग के परचम तले। यहाँ बैनर का मतलब है परचम, ठीक है। कायदे आज़म्स व्यूज़ ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान वर वेरी क्लियर। कायदे आज़म के नज़रियात, व्यूज़ मतलब नज़रियात या ख़यालात, ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को लेके कि पाकिस्तान के बनाने की सोच क्या है, इसके पीछे हम क्यों बना रहे, वर वेरी क्लियर, वो बहुत साफ थी। वाइल, जबकि एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स एट इस्लामिया कॉलेज पेशावर, ही एक्सप्लेन्ड हिज व्यूज़ अबाउट आइडियोलॉजी सेइंग, इन्वर्टेड कॉमाज में फिर आप आगे देखें, आगे लिखा हुआ है, आवर डिमांड फॉर पाकिस्तान इज नॉट फॉर अ पीस ऑफ लैंड, इंस्टेड वी वांट टू एस्टेब्लिश एन एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी वेयर वी कुड प्रैक्टिस अ सिस्टम बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स, इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज। जब भी किसी की बात हम कोट करते हैं ना मनोवन एग्जैक्ट, तो उसको इन्वर्टेड कॉमाज में लिखते हैं हम। ये आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो हम बात बता रहे हैं ये उसी के अल्फाजों में बता रहे हैं। समझ में आ गई बात? इसको डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने पढ़े होंगे ना, नहीं पढ़े तो पढ़ा देंगे आपको, टेंशन नहीं लें। इसका तर्जुमा बताता हूँ, 4 लाइनों का ये सेंटेंस है पूरा। वाइल, जबकि एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स एट इस्लामिया कॉलेज पेशावर, पेशावर में एक कॉलेज था जिसका नाम था इस्लामिया कॉलेज, उसके स्टूडेंट से खिताब फरमा रहे थे। ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने तफसील बताई, ही एक्सप्लेन्ड हिज व्यूज़, उन्होंने अपने ख़यालात को एक्सप्लेन किया, अपने नज़रियात को एक्सप्लेन किया। अबाउट आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी के बारे में कि पाकिस्तान हम बना क्यों रहे भाई, स्टूडेंट से बोला। सेइंग, ये कहते हुए, आवर डिमांड फॉर पाकिस्तान, हमारा मुतालबा जो है वो पाकिस्तान को लेके, इज़ नॉट फॉर अ पीस ऑफ लैंड, वो सिर्फ ये नहीं है कि आपको एक ख़िता अर्ज़ी मिल जाए, आपको जो है वो एक ज़मीन का टुकड़ा मिल जाए, नहीं ऐसी बात नहीं है। इंस्टेड, इसके बरअक्स, इंस्टेड का मतलब है इसके बरअक्स या इसके अलावा, या अलावा क्या बात है। वी वांट टू इस्टेब्लिश एंड एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी, हम क्या करना चाहते हैं, इस्टेब्लिश, हम क़याम करना चाहते हैं, हम क़याम लाना चाहते हैं, ठीक है। एन एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी, एक तजुर्बाती लेबोरेटरी, वेयर वी कुड प्रैक्टिस अ सिस्टम, जहाँ पर हम एक निज़ाम को चला सकें, ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स, इस्लामी उसूलों के मुताबिक। उन्होंने आसान लफ्ज़ों में बोला भाई ज़मीन का टुकड़ा मसला नहीं है, ज़मीन का टुकड़ा तो यहाँ भी है। समझ में आ रही है बात आपको? पीस ऑफ लैंड तो ये भी है जो हिंदुस्तान कहलाता है। बोला ये मकसद नहीं है, मकसद ये है कि एक ऐसी पीस ऑफ लैंड चाहिए जहाँ पर हम जो है वो, जिसको उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा क्या नाम दिया, एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी, यानी कि पाकिस्तान। उन्होंने बोला एक ऐसा मुल्क बनाना है, हमें एक ऐसी लेबॉर्ट्री चाहिए जहाँ पर हम इस्लामी उसूलों पे अमल करके अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। आप देखें, इस्लामिक प्रिंसिपल, इस्लामी उसूलों के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, ये बड़ा अहम नुक्ता है। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि हिंदुस्तान के मुसलमान ये सोच रहे थे कि हम इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार पा रहे? वजह क्या है? वजह एक छोटी सी बता देता हूँ आपको। गाय जो है, काओ, हर मज़हब का एहतराम करना चाहिए। देखें, हर मज़हब का अपना अपना एहतराम होता है, इससे कोई शक नहीं है। आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, मज़हब सारे अच्छे होते हैं, कोई बुरा मज़हब नहीं होता। कोई मज़हब आपको ये नहीं कहता कि आप जाके गरीबों को मारें या कत्लो गारत करें या ये करें वो करें, नो, नेवर। कोई मज़हब आपको ये नहीं कहता। समझ में आ गई बात? और अगर कोई मज़हब कहता है तो वो मज़हब ही नहीं है, ये बात समझ लीजिए।
तो हिंदुइज़्म है, सिखिज़्म है, इस्लामिज़्म है, कम्युनिज़्म है, कोई भी है, आपको अच्छाई की ही बातें बताएगा, ये बात तय है। तो मुसलमान ऐसा क्यों सोच रहे थे कि भाई हमें जो है वो क्या करना है, हमें इस्लामी नज़रियात के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। इसका मतलब वो सिस्टम वो नहीं चल रहा था, वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही थी। पिछले 1000 सालों में तो ऐसा कोई मसले नहीं हुए, अब अचानक ही ऐसे मसले क्यों होने शुरू हुए मुसलमानों के साथ? पिछले 1000 सालों में मुसलमान जो है वो पावर में थे, बादशाहत थी, हिंदुस्तान पर हुकूमत मुसलमानों ने की थी, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हिंदू जो है और मुसलमान जो है साथ ही रहते थे, लेकिन मुसलमान हिंदुओं के मज़हब का एहतराम करते थे। मिसाल के तौर पर अगर गाय को ज़िबा करना है तो गाय जो है वो उनको अपना खुदा मानते हैं, ओके फ़ाइन, ठीक है। तो गाय वो ऐसे नहीं करते थे कि वो जो है वो अली उल अलान पब्लिक प्लेसेस के ऊपर उनको ज़िबा कर रहे हैं या कुछ, वो एक साइड में करते थे मामला। समझ में आ रही है बात आपको? ताकि इससे हमारे जो हम वतन हैं, हमारे साथ जो रहने वाले हैं हिंदू, उनकी दिल आज़ारी ना हो। और हमारे मज़हब में तो ये हलाल है। लेकिन जब मुसलमानों के हाथ से पावर निकल गई, इंडिया में जो है वो अंग्रेज़ काबिज़ हो गए, अब ना हिंदुओं के पास हुकूमत है ना मुसलमानों के पास हुकूमत है, यहाँ पर अंग्रेज़ की हुकूमत है। और अंग्रेज़ तो जो हुकूमत कर रहा है उसका मकसद ही सिर्फ ये है डिवाइड एंड रूल, कि फूट डालो और हुकूमत करो, इनको तकसीम कर दो, इनके दरमियान क्लैश, लड़ाइयाँ, झगड़े शुरू करो और अपनी हुकूमत करो। तो हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने के बड़े काम किए थे अंग्रेज़ ने, और उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गया था। आसान सा मतलब है कि आपको मराहत दे दी जाए, हिंदुओं को मराहत मिलती थी, जॉब्स मिलती थी, ठीक है, मुसलमानों को नहीं दी जाती थी। और एक ये चीज़ कि मुसलमान जो है वो गाय ज़िबा नहीं कर सकते, क्योंकि गाय तो जो उनका खुदा है। कितना बड़ा फ़र्क है। अब आप बताइए, एक का खुदा है और आप उसको ज़िबा कर रहे हैं, क्या करें अब? ये बड़े टेक्निकल इश्यूज़ थे, समझ में आ गई बात? तो मुसलमान इसी तरह और बहुत सारी जगहों पर मुसलमान अपने मज़हब के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार पा रहे थे, ये बात थी। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें एक ऐसा खित्ता चाहिए जहाँ पर हम इस्लामी प्रिंसिपल्स के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। आगे कहते हैं, इन हिस एड्रेस, अपने खिताब में, इन द मीटिंग ऑफ मुस्लिम लीग ऑन 23 मार्च 1940 एट लाहौर, कायद-ए-आज़म एक्सप्लेन द आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एन इस्लामिक स्टेट एज फॉलोज। इन हिज एड्रेस, अपने खिताब में, इन द मीटिंग ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग के इजलास में। कब हुआ ये इजलास? ऑन 23 मार्च, 23 मार्च 1940 को। आपको पता होगा 23 मार्च 1940 को क्या हुआ था? पाकिस्तान रेजोल्यूशन पेश हुई थी ना, जिसको हम करारदाद पाकिस्तान कहते हैं, पाकिस्तान रेजोल्यूशन। और इसको, इस दिन को हम छुट्टी मनाते हैं। सोचने की बात यह है, पाकिस्तान रेजोल्यूशन इसको कहा जाता है, करारदाद पाकिस्तान। कब? 23 मार्च 1940 को। सोचने की बात है, 1940, ज़रा आप हिसाब लगाइएगा, 1940, 1947, 1947, कितने साल का फ़र्क है? 7 साल का, 7 ईयर्स, 7 साल का फ़र्क है। क्या हुआ था आखिर इस इजलास के अंदर, जिसमें मुसलमानों ने क्या, मुसलमानों ने फर्स्ट टाइम क्लियर ये बात बोली थी कि हमें अपना अलग मुल्क बनाना है। आसान लफ्ज़ों में ये बात है। और इसके लिए पाकिस्तान रेजोल्यूशन पेश की गई थी, करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी कि एक ऐसा मुत्तफ़िक़ का लाए अमल कि भाई हमें अपना मुल्क बनाना है और उस मुल्क का नाम हम पाकिस्तान रख रहे हैं। इससे पहले देखें, बाज़ाब्ता तौर पर मुसलमानों ने ये बात नहीं की थी हिंदुस्तान में। ये मैं आपको बता दूं, इंडिविजुअल लेवल पर तो किसी ने बात कर दी। अल्लामा इकबाल ने 1930 में खुतबा इलाहाबाद में ये बात बोली कि हमें अपना अलग मुल्क बनाना है। 1930 और 1940, 10 साल। लेकिन एक होता है ना, देखें, लीगल एक डॉक्यूमेंट होता है, एक जो है वो कानूनी जो है वो डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। आप अगर बोलते हैं कि भाई ये घर मैं आपके नाम कर देता हूं, तो मैं आप ऐसे थोड़ी ना मानूंगा कि आपने मेरे घर नाम कर दिया। भाई डॉक्यूमेंटेशन भी तो कुछ होती है ना, आप लिख के दीजिए लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर कि हाँ ये आपने जो है घर मेरे नाम कर दिया है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान रेजोल्यूशन, करारदाद पाकिस्तान, पीस ऑफ पेपर था जिस पर यह अहद लिया गया था कि भाई हमने पाकिस्तान बनाना है, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मिलकर पाकिस्तान बनाना है। और उसके अंदर कौन कौन से सूबे शामिल होंगे ये तफसीलात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। NWFP, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, ये 4 सूबे। 5वां सूबा जो था वो सूबा बंगाल कहलाता था, उसको मैं अभी छेड़ ही नहीं रहा, उसकी मैं बात नहीं करना चाहता, उसको हम आगे करेंगे। मेकिंग ऑफ पाकिस्तान जब देखेंगे ना, पाकिस्तान का बनना, उसके अंदर आगे चल के फिर हिस्ट्री जब आएगी तो बड़ी तल्ख हिस्ट्री है ये। 5वां सूबा जो हमारा आज
जो है वो एक अलग मुल्क कहलाता है, जिसको बांग्लादेश कहा जाता है। क्या वजह थी ऐसी जो ये हो गया, ये एक दीगर वजह है। बहरहाल तो बात समझ में आ रही है। तो ये बड़ा जलसा अहम था इन हिज एड्रेसेस इन द मीटिंग ऑफ मुस्लिम लीग, इन हिज एड्रेस अपने खिताब में, इन द मीटिंग ऑफ मुस्लिम लीग के इजलास में। कहाँ हुआ ये इजलास? 23 मार्च 1940 को हुआ, एट लाहौर में हुआ। कायदे आज़म एक्सप्लेंड, कायदे आज़म ने तफसील से बात की द आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एन इस्लामिक स्टेट, एक इस्लामी नज़रियाती मुमलिकत के हवाले से एज फॉलोज, जैसा कि नीचे उन्होंने बयान किया। क्या बयान किया? हिंदुइज़्म, आप देखें इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, हिंदुइज़्म एंड इस्लाम आर नॉट मेयरली टू रिलीजन्स। हिंदुइज़्म और इस्लाम आर नॉट मेयरली का मतलब है महज या सिर्फ या ओनली, टू रिलीजन। बोला हिंदू और मुसलमान सिर्फ या महज दो अलग अलग मज़हब नहीं हैं, बट दे आर टू सेपरेट सोशल सिस्टम्स, लेकिन बल्कि ये दो अलग डिफरेंट जो हैं वो क्या हैं? सोशल सिस्टम्स हैं, मुआशरती निज़ाम हैं। इट वुड बी अ ड्रीम, ये ख्वाब ही होगा, टू थिंक, ये सोचना, दैट के हिंदू एंड मुस्लिम्स विल फॉर्म अ कॉमन नेशन, के हिंदू और मुसलमान जो हैं वो मिल के कोई एक कॉमन नेशन जो है वो बना सकते हैं। आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर, मैं ये साफ वाजे कर देना चाहता हूँ दैट के बोथ द नेशन बिलोंग टू टू डिफरेंट सिविलाइजेशन, के दोनों अकवाम जो हैं ये दो मुख्तलिफ तहजीबों से ताल्लुक़ रखती हैं। सिविलाइजेशन मतलब तहजीबें। एंड द फाउंडेशन ऑफ दीज टू, और इन दोनों मज़ाहिब की बुनियाद जो है, फाउंडेशन बुनियाद ऑफ दीज टू सिविलाइजेशन, इन दोनों तहजीबों की जो बुनियाद है, इन दोनों सिविलाइजेशंस की जो बुनियाद है, इज़ ऑन सच फिलोसफीज़, वो इस फिलोसफी पर बनी हुई हैं। फिलोसफी का मतलब यहाँ पर क्या है? इस सोच पे बनी हुई हैं, विच आर अपोज टू ईच अदर, जो एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ हैं। उन्होंने कहा कि दो मज़हब नहीं है सिर्फ, आप ये मत समझिए कि दो मज़हब हैं, वो हिंदू हैं वो मुसलमान हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बोला दो डिफरेंट सिविलाइजेशन हैं, तहजीबें हैं भाई ये, और ये जो सिविलाइजेशन हैं, तहजीब हैं, ये इनकी बुनियाद ऐसे सिस्टम पे रखी हुई है, ऐसी फ़िलासफ़ी पे रखी हुई है कि ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। बात समझ आ रही है? बात आसान लफ्ज़ों में कि एक के रस्म व रिवाज, रहन सहन, लाइफ स्टाइल जो है वो दूसरे के रस्म व रिवाज, रहन सहन, लाइफ स्टाइल के अगेंस्ट है। ना सिर्फ अगेंस्ट है बल्कि दुश्मनी का पहलू नज़र आता है। मिसाल के तौर पर अगर मुझे वाइट सूट पसंद है, आपको ब्लैक सूट पसंद है, तो कोई मसले की बात नहीं है भाई आप ब्लैक सूट पहन लें, मुझे वाइट सूट पसंद है मैं वाइट सूट पहन लूँगा। हालांकि देखें अपोजिशन यहाँ पर भी है, इख्तलाफ यहाँ पर भी है, लेकिन आप क्या बात कर रहे हैं कि ये वाइट और ब्लैक सूट जो है एक दूसरे के सिर्फ मुखालिफ नहीं है बल्कि दुश्मनी भी है। जी, दुश्मनी भी है, एनिमिटी भी है, कि मेरे लिए काला सूट पहनना सिर्फ मुखालिफत में नहीं आता बल्कि दुश्मनी में भी आता कि अगर आप ये पहनेंगे तो इससे मुझे नुकसान होगा, और आपके लिए भी अगर मैं वाइट सूट पहनता हूँ तो इससे आपको नुकसान होगा। पहले नहीं हो रहा था, आप ब्लैक सूट पहने, भाई मैं वाइट सूट पहन लूँगा, कोई परेशानी की बात थोड़ी है, अपनी मर्जी है। मुझे ब्लैक पसंद नहीं है, वाइट पसंद है, आपको वाइट पसंद नहीं है, ब्लैक पसंद है। लेकिन अब यहाँ पर एक और पहलू निकल रहा है कि ब्लैक एंड वाइट एक दूसरे के दुश्मन भी तो हैं, अब क्या करें? तो इन दो तहजीबों की बात हो रही थी वहाँ पर कि हिंदू और मुसलमान दो डिफरेंट सिविलाइजेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। ना सिर्फ इनमें फ़र्क है बल्कि ऐसा फ़र्क है कि दुश्मनी का पहलू निकलता है। मुसलमान जब तक पावर में थे उन्होंने बड़े एहसन तरीके से इसको रोक के रखा था, लेकिन जब मुसलमानों के हाथ से पावर निकल गई, अंग्रेज़ काबिज हो गया, उसने डिवाइड एंड रूल का सिस्टम किया, तो उसके बाद फिर इख्तलाफात जो है वो जन्म लेना शुरू हो गए, और फिर इन्होंने सोचा कि नहीं भाई अलग मुल्क बनाए बगैर बात नहीं बनेगी। ठीक है भाई, आगे फिर क्या बात की जा रही है? फिर आगे अगले ही साल इन जनवरी 1941, जनवरी 1941 में कायदे आज़म एलोबरेटेड, कायदे आज़म ने मज़ीद मिसालें देकर समझाया, एलोबरेट किया, एक्सप्लेन किया द सेपरेट स्टेटस ऑफ द मुस्लिम नेशन बाय सेइंग, मुसलमानों के एक अलहदा स्टेटस। किसको कहते हैं? स्टेटस भी तो लगाते हैं ना आजकल आप, क्या कहते हैं स्टेटस? क्या है स्टेटस? लिख रखा है मैंने, दर्जा, इसको हम कहते हैं दर्जा, दर्जा देना या हालत या मकाम। तो उन्होंने क्या कहा है कि
इन जनवरी 1941 कायदे आज़म एलेबोरेटेड, तफसील से बताया, द सेपरेट स्टेटस, अलहदा मकाम या दर्जा ऑफ द मुस्लिम नेशन, मुसलमान कौम का, बाय सेइंग, ये कहते हुए, इंडिया हैड नेवर बीन अ सिंगल कंट्री और नेशन, इंडिया जो है कभी भी एक अकेला मुल्क या कौम न रहा, नहीं था। द इशू ऑफ सब कॉन्टिनेंट इज़ इंटरनेशनल, बर्र सग़ीर का जो मामला है ना ये इंटरनेशनल है, बैनुल अक़वामी है। देखें एक चीज़ होती है नेशनल, एक होती है इंटरनेशनल। नेशनल का मतलब होता है जो कि आपके मुल्क का ताल्लुक़ हो जिससे। इंटरनेशनल को कहते हैं बैनुल अक़वामी, जिसमें दूसरी पूरी दुनिया आ जाती है। बात समझ आ रही है आपको? जैसे कि अगर टेररिज्म को देखें तो ये नेशनल इशू नहीं है, टेररिज्म जो है इंटरनेशनल इशू है। समझ आ गई बात? और अगर आपके जो है वो घर के अंदर जो है वो दूध ख़त्म हो गया है बच्चे का, तो भाई ये आपका मसला है। या आपके इलाके के अंदर पानी कहीं नहीं मिल रहा तो ये आपका मसला है, ये नेशनल इशू है। आपकी बिजली नहीं आ रही तो ये नेशनल इशू है। आपके शहर में कोई प्रॉब्लम है, सूबे में कोई प्रॉब्लम है, या आपके पूरे मुल्क में कोई प्रॉब्लम है, ये नेशनल इशू है, इंटरनेशनल नहीं है। कोरोना वायरस को ले लें, ये इंटरनेशनल इशू था, बैनुल अक़वामी मसला था। तो कायदे आज़म ने बोला कि भाई ये मुल्क नहीं है, ये क्या है, ये सब कॉन्टिनेंट जो है ये ज़मीन का एक ख़ित्ता है और ये मुल्की मामला नहीं है, ये इंटरनेशनल मामला है, इंटरनेशनल इशू है। ठीक है। द डिफरेंसेस ऑन कल्चर, सोशल एंड इकोनॉमिक वैल्यूज़ आर ऑफ आइडियोलॉजिकल नेचर। उन्होंने कहा ये जो तफरीक है, ये जो फ़र्क है किसके अंदर, कल्चरल, सकाफ़त, सोशल, मुआशरती और इकनॉमिक और मुआशी, तीनों वर्ड का मतलब, ये वर्ड तो बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ सुन लीजिए। कल्चरल, सकाफ़ती, सोशल, मुआशरती और इकनॉमिक मतलब मुआशी। वैल्यूज़ आर ऑफ आइडियोलॉजिकल नेचर, ये जो वैल्यूज़ हैं इनकी वो आइडियोलॉजिकल नेचर रखती हैं। इनकी जो नेचर है वो आइडियोलॉजिकल है, मतलब एक जुदा जुदा सोच है, डिफरेंट सोच है। मिसाल के तौर पर अगर कल्चरल वैल्यूज़ को देखें, सकाफ़ती वैल्यूज़ को देखें, तो यहाँ पर भी इसकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है। मुसलमानों की कल्चरल वैल्यूज़ जो हैं और हिंदुओं की कल्चरल वैल्यूज़, यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। सोशल वैल्यूज़ मुसलमानों की और हिंदुओं की, यहाँ पर भी डिफरेंस आ जाता है आइडियोलॉजी का। और इकनॉमिक वैल्यूज़ जो हैं, जो मुआशी वैल्यूज़ हैं हिंदुओं और मुसलमानों की, इसकी भी आइडियोलॉजी में फ़र्क आ जाता है। द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ कायदे आज़म सम ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। अब ये जो अल्फाज हैं कायदे आज़म के, ये क्या कर रहे हैं, सम अप, इसको हम कहते हैं ना टोटल कर देना। आप कहीं दुकान पे जाते हैं ख़रीदारी करने के लिए, सामान ले लिया, भाई ये चीज़ इतने की है, ये इतने की है, ये इतने की है, ये इतने की है, इसकी ये क्वालिटी है, इसकी ये क्वालिटी है, ये जापान मेड है, ये चाइना मेड है, एंड सो ऑन, तफसीलात हो गई। अब आप कहते हैं भाई सम अप कर दो, सम अप मतलब टोटल कर दो, कितना बिल बन गया, बस सम अप करो। तो यहाँ पर क्या है, द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ कायदे आज़म, कायदे आज़म के मंदरजा झेल यानी कि नीचे दिए हुए अल्फाज क्या कर रहे हैं, सम अप कर रहे हैं, टोटल कर रहे हैं। ठीक है। द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को लेके, पाकिस्तान बनाने की सोच को लेके। इन्वर्टेड कॉमास में देख लें, पाकिस्तान हैड कम इनटू बीइंग द डे, पाकिस्तान उसी दिन बन गया था। द फर्स्ट नॉन मुस्लिम वॉज कन्वर्टेड इनटू मुस्लिम इन इंडिया, जब पहला गैर मुस्लिम जो है इंडिया में मुसलमान हुआ था, उसी दिन, उसी लम्हे पाकिस्तान असल में बन चुका था। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। यहाँ पर कोशिश मैंने की थी कि पार्ट 3 के अंदर ही इसको निपटा दिया जाए, लेकिन इसकी डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग रहती है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में उसको डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इसका पार्ट 4 भी आएगा जिसमें सारी डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो ओरल मैंने बताए हैं इनको मैं बाकायदा लिखवाऊँगा भी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।